स्वागत है आपका तर्क स्पीसीएस चैनल में। मेरा नाम आशीष। आज हम इनिशिएट करेंगे हमारा पहला लेक्चर पॉलिटी का, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स को। डिटेल में बात होगी, प्रीलिम्स को रखते हुए नजर में बनाया गया लेक्चर। ऐसे बहुत सारी इनिशिएटिव स्टार्ट होगी जिसको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिधर हम डेली एक क्विज भी करवाते हैं, करंट अफेयर की शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। इवन जो हमारा लेक्चर होता है उसके आपको शॉर्ट वीडियोस भी और जितने भी कंटेंट होते हैं इनके पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ये लेक्चर है प्रीएम्बल के ऊपर। प्रीएम्बल एज ए पार्ट होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की विंडो का काम करता है। मेरे कहने का मतलब है कि वो बताएगा कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है और उसके अंदर क्या क्या खामियां भी है और क्या क्या खूबियां भी है। तो वो आपको एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक परव्यू देगा कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जो मेनली प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से भी हम उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो पहली चीज है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला? ये बोला था ठाकुरदास ने। एक होता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सोल होता है। एक तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक सोल ऑफ द आर्टिकल्स होते हैं, जो आर्टिकल 32 बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को बोला था। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो पार्ट है कि कहां से कौन से पार्ट लिए गए, जो मेजरली पूछा भी जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है अमेरिका से लिए गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल का, और फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच में बोला तो लिबर्टे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। रशिया से लिया गया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये याद जरूर रखना, पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग बना के या कुछ भी, और पूछा भी है इवन। अब 3 वर्ड ऐड हुए थे किसमें? प्रीएम्बल में। किससे? 42nd अमेंडमेंट से। कौन से 3 वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ऐसे लाइन में आपको याद भी रहना चाहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन आया है कि अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि 42nd अमेंडमेंट से ये सब चीजें आई। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या ये अमेंड हो सकता है, क्या इसके अंदर कोई पार्ट ऐड हो सकते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो ये स्टिल बहुत सालों तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद भी ये डिसाइड नहीं हो पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वेरियस जजमेंट आते, जिसमें सबसे पहला था बेरुबारी केस। ओके, अब बेरुबारी केस में क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सीधा मना कर दिया। फिर केशवानंद भारती केस 1972, इन्होंने बोला प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये अमेंड भी हो सकता है, अमेंड पार्लियामेंट कर सकती है। ये फैसला है उसके ठीक कुछ सालों बाद ही, 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मतलब प्रीएम्बल को, और 3 वर्ड जोड़े। कौन से? मैंने अभी बताया था आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, याद आएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आया एलआईसी केस 1995 में। एलआईसी केस आया 1995 में। ये क्या बोला कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कौन? प्रीएम्बल। एज इट इज आपको ऐसे एक सीक्वेंस में याद भी रहना चाहिए, जब भी पूछेगा प्रीलिम्स में इस सीक्वेंस में पूछ सकता है, या तो यूपीएससी में पूछेगा या तो यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। ठीक है, तो मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद प्रीएम्बल को एनेक्टेड किया गया था। तो अब बात करेंगे इसके आगे की अब क्या कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई थी। तो प्रीएम्बल हम लोग देखते हैं। जैसे प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। कहाँ से अथॉरिटी मिल रही है? वी द पीपल, पीपल के थ्रू पे। कैसे मिल रही है? कि डायरेक्टली इलेक्ट होके कुछ लोग लोकसभा या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होके राज्यसभा में बैठ रहे हैं, है ना। तो वहाँ से आपको पावर मिल जा रही है। ठीक है, अब दूसरा है सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो आपको लाइन से ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। सोवरिन, सोशलिस्ट,
सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये क्या है? ये नेचर ऑफ स्टेट है कि एक स्टेट मतलब एक कोई कंट्री का एक जो भी गवर्नमेंट होगी या कोई भी एक रूलिंग पार्टी होगी या कोई भी रूलिंग एंटिटी होगी, वो किस हिसाब से रूल करनी चाहिए और कैसे उनका डायरेक्शन होना चाहिए एज अ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब उसके बाद आता है जस्टिस। ये कहाँ से लिए गए? जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, रशिया से। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है, अब ये क्या है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है ना, किसके थ्रू पे? थ्रू पार्लियामेंट अपनी तरफ से लॉ बना के करवा सकती है, एनफोर्स करवा सकती है कुछ चीज़ें। तो जस्टिस जैसे रशिया से लिया गया, लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी ये लिया गया था फ्रेंच से। कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। वैसे ही जस्टिस रशियन रेवोल्यूशन से आया। अब बात है इसकी एनेक्टमेंट की। ये ठीक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही एनेक्ट कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को एनेक्ट हो गया। चले, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो कीवर्ड्स है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि प्री में बहुत डिटेल में पूछ भी लेता, उसके थ्योरी पूछ लेता अच्छे से, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और ज़्यादा अच्छे डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको भी अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। तो पहला ही पॉइंट है सोवरिन। एज अ सोवरिन कोई कंट्री होती है तो उसकी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बन जाती है। इंडिपेंडेंट मेरे कहने का मतलब है उनका कोई भी डिसीजन किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है तो वो किसी के दबाव में नहीं ले रही है, वो सिर्फ अपने और अपने ही दबाव में से करेगी और अपनी एक्टिविटी को देखते हुए लेगी। लेकिन क्या फुल्ली सोवरिन होता है? नहीं हो सकता ना। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात किया, द पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ पे ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है? पीपल, मतलब हमारे थ्रू पे ही वो जाके बैठे हैं। अब वो जाके तो बैठ गए, तो अब उनके पास तो पावर सुप्रीम हो गई, मगर अपने पास ये पावर आती है 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के पहले पावर चाहिए तो राइट टू रिकॉल होता है वो, जो अभी तक इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया, इवन बहुत कोई भी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है, जब हम मेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, भाई दूसरों का भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सोवरिन जो है, ठीक है, सोवरिन में इंडिपेंडेंट अपना फैसला लेगी, किसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में। अब सोवरिन है तो कोई भी कंट्री सोवरिन हो गई है तो वो अब किसी की ज़मीन को ऑक्यूपाई भी कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, लड़ाई से जीत भी सकता है। तो कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो ये मेन वर्ड है सोशलिस्ट, ये आया रशिया से है। ठीक है, लाने में सबसे बड़ा हाथ था इंदिरा गांधी जी का, और उसके पीछे रीज़न भी था कि कोल्ड वॉर हुआ था जिसके वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुई थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, कम्युनिस्ट, सॉरी। तो वो सब इनिशिएटिव से यहाँ पे धीरे धीरे सोशलिस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सोशलिस्ट कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो ये आया था 42nd अमेंडमेंट से। DPSP इसको बहुत अच्छे से इंश्योर करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो DPSP के थ्रू पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया था। 2 सोशलिस्ट के सबसे बड़े नायक बोल सकते हो या उसको बढ़ाने वाले थे, एक थे मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स, और एक थे गांधी। अब आप मुझे ये बताइए कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, ये मुझे कमेंट करके बताइए, जो बहुत फेमस बुक भी है। तो कार्ल मार्क्स की सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है, मगर गांधीज़म का सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया गया था। ये प्री में पूछा है क्वेश्चन, आई थिंक 2020 में या 2019 में आया था। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी को नहीं फॉलो किया। देयर इज़ मैनी रीज़न है जिसके बारे में हम कुछ देर के बाद ही बात करेंगे। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक तो होता है, इसमें सोशलिज्म डेमोक्रेटिक क्या होता है? तो बहुत सिंपल चीज़ है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहने का मतलब है यहाँ पे है कि अब आपने कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस की है जिसमें आप एज अ पब्लिक का पार्टिसिपेशन ले रहे हो थ्रू इंट्रोड्यूसिंग अ मैनी कॉन्सेप्ट्स, लाइक कि आपको डायरेक्टली वोट करने मिल रहा है, इनडायरेक्टली आपको पार्टिसिपेट करने मिल रहा है। तो देयर इज़ मैनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकुलर के ऊपर। अब सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये भी आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और ये बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करने का मतलब ये हो जाता है कि अब ये एक ऐसा पार्ट है, अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस लाएगी
तो उसको चैलेंज डायरेक्टली होता है और वो पार्लियामेंट उसको चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से हम फंडामेंटल राइट्स में बात करेंगे, जिससे वो थोड़ी देर के बाद चालू भी हो जाएगा। अब ये सेकुलर कहीं पे मेंशन है? हाँ मेंशन है, आर्टिकल 25 और 28 में फंडामेंटल राइट्स के। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स है। और रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट्स। हर एक रिलीजन को सेम स्टेटस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा थ्रू स्टेट के थ्रू पे। अगर स्टेट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, स्टेट चाहे तो। कौन से पर्सपेक्टिव में? बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के थ्रू पे, है ना कि राज्यसभा, लोकसभा होता है। उसका रीज़न ये भी बोला सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें जो मिनिस्टर बैठते हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं पब्लिक के थ्रू पे। तो डायरेक्टली जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लोकसभा में, इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो हो रहे हैं लोकसभा से, तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के ऊपर, ना कि पार्लियामेंट के ऊपर और ना कि राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, ओके गॉट इट। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया, आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। अब मुझे आप ये बताइए कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो पॉलिटिकली करता है कि सोशली करता है कि इकोनॉमिकली करता है? ये भी मुझे कमेंट करके बतानी है कि आपको राइट्स कौन से देता है। जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये जो राइट्स है ये प्रीएम्बल और डीपीएस भी देते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है तीनों। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक के ऊपर आते हैं। हेड ऑफ द जो स्टेट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, हायरार्की बेस पे नहीं चलती है, तो वो एक इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर बैठता है जो हर एक्टिविटी को दिखाएगा, बताएगा। मतलब कोई बिल होगी उसके बिना पास नहीं होगा। इवन पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, जैसे पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि अगर कोई बिल पास होती है इवन लोकसभा राज्यसभा में तो वो असेंट करेगा प्रेसिडेंट। विदाउट हिज एसेंट, हिज और हर एसेंट, बिल कभी भी एक एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल। तो ये एक इंश्योर भी करता है कि सोवरेनिटी को। आर्टिकल 54 और 55 बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल होता है। जस्टिस जैसा कि हमने बात किया था अभी, ये अडॉप्ट किया गया था रशियन रेवोल्यूशन से। और तो बात ही हुआ था रशियन रेवोल्यूशन से, कब हुआ था? 1917 में। लिबर्टी, तो लिबर्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को हक देता है कि भाई अपने आप को डेवलप करो, लिबरल बनो या लिबर्टी से इंश्योर करो। किस में? थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में और फेथ में। पांचवा है वर्शिप में। ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। तो कहाँ पे इंश्योर हुआ है? ये सबसे पहला तो प्रीएम्बल में है और फंडामेंटल राइट में इंश्योर हुआ। क्या? लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स में और प्रीएम्बल में इंश्योर किया गया है। एब्सोल्यूट होता है क्या? एब्सोल्यूट का कहने का मतलब है कि आपको लिबर्टी मिल गई पूरी, क्या? नहीं। स्टेट जब चाहे रिस्ट्रिक्शन लगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट या कोई एक एंटिटी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो, उस कॉलेज वाले आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो भाई ऐसे गली में घूमो मत। आपकी लिबर्टी खराब नहीं हो रही, उनका एक रिस्ट्रिक्शन है, वो अपनी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लगा सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब हर एक को समान देखा जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक गोरा है एक काला है, दोनों को समान तौर पे देखा जा रहा है कि दोनों एक जैसे ही है। जब केसेस की कोई भी एक्टिविटी होगी तो दोनों को एक समान तौर पे देख के उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। ना कि भाई ये बहुत अमीर है, भाई ये बहुत काला है, ये भाई बहुत गोरा है तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक समान हक दिया जाएगा और सबको एक समान स्टेटस भी दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप भी अपने आप को बचा सकते हो। ओके। एडुकेट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया, एडुकेट अपॉर्चुनिटी के थ्रू पे मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ, जैसे कि बहुत सारे गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता है कि वो कैसे अपना केस लड़े, तो नालसा बना उसके लिए,
आर्टिकल 39A आया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए जिसके थ्रू पे ये पता चला कि भाई अब गरीबों को भी हक मिल रहा है टू पार्टिसिपेट इन जस्टिस सिस्टम, तो उससे उनको भी एज ए इक्वल जस्टिस इंश्योर किया जा रहा है। ओके, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिविक 3 जस्टिस हो गई है और इक्वलिटी के तीनों में हो चाहिए। तो पॉलिटिकल में आर्टिकल 325, 326 क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 39 भी क्या होता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा तो बता दिया था, ये भी बताइए। और सिविक में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको बता देना, ठीक है। अब बहुत अच्छा एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, प्री में भी यूज़ कर सकते हो। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों अगर एक बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो आपने एक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर दिया। अब समझ में आया कि कहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस चीज़ को लाया और क्यों लाया, क्योंकि वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इंश्योर कर रही थी। तो इस इंश्योर होने के बाद वो एक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर देगी। ओके गाइस, तो अब हम इसके, जैसे कि मैंने आपको एक पूरा परव्यू दे दिया है, बहुत डिटेल में भी बता दिया इवन, तो आप इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। फैक्ट्स कुछ बता दिए जो फैक्ट्स के बारे में हो गए। अब रही बात कुछ क्वेश्चन है मैंने जो यहाँ पे छोड़े, जो PYQ में रिपीट हुए, इवन UPPCS में भी और UPSC में भी। आप दोनों के इसके PYQ देख लीजिए और उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। आइदर आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे जो इसके आंसर हो गया, तो वेल एंड गुड है, आपका ही इसमें एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और लोगों को पता भी चलेगा, ठीक है। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के। एक बेटा इसको देखिए, अब फंडामेंटल जो राइट्स होता है, जो फंडामेंटली राइट्स अवेलेबल हो, सिंपल मीनिंग है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटली राइट्स जो अवेलेबल होती है वो कितना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये आपको एक फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया था, US के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया था। क्या करता है ये, जस्टिसेबल इंश्योर करता है कि हाँ जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी ब्रीच हो रही है, स्पेशली बेसिक स्ट्रक्चर। क्या और दूसरी चीज़ क्या करता है, ये हार्मनी मेंटेन करता है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में और DPSP के बीच में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, इवन तीनों के बीच में। तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP नॉन जस्टिसेबल है। बट तीनों दोनों का बेस बना के फंडामेंटल राइट्स को एज ए जस्टिसेबल रखा जा सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसके लिए एब्सोल्यूट नहीं होता कि स्टेट जब चाहे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके वेरियस क्राइटेरिया, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 और इजी लैंग्वेज में बोले तो आर्टिकल 352 और मार्शल लॉ, ठीक है। हार्ड अच्छा था, मतलब मैं एक क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा, अगर जिनको पता होगा तो उन्हें बता देना, उनकी पढ़ाई सबसे अच्छी है, इवन प्री निकालने के सबसे पास में वैसे लोग ही रहते हैं। आर्टिकल 358 क्या है और आर्टिकल 359 क्या है, जो कमेंट कर देगा वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चल रही है उसकी पढ़ाई। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो भाई करो मेहनत, ना लंका लग जाएगी। चलिए, अब फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो इंडियन सिटीजन को दिया है, ना कि फॉरेनर को दिया है। तो उसमें है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29 एंड 30, 5 हो गए। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना, एज इट इज़ पूछ लेता है। 15, 16, 19, 29 और क्या है 30, ठीक है, याद रहेगा, इतना आपको याद कर लेना। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता भी रहा हूँ। ये इसके लिए डिटेल में भी जानना है कि बहुत बार ये आर्टिकल ना डाल के उसके बारे में डाल दें। चलिए, अब देखिए आर्टिकल 20 और 21 होता है, इसमें आपको लिबर्टी सब कुछ मिलती भी है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको रोक दिया जाता है, एक्सेप्शनल है ना ये। तो आप मुझे बताइएगा आर्टिकल 358 और 359 क्या था। अब हम चलते हैं मेन कोर्स पे, फंडामेंटल राइट्स। तो कितने टाइप की फंडामेंटल राइट होती है, 7 थी, हटा दी गई। कौन सा अमेंडमेंट के बाद हटा दी गई, इसे कमेंट करके आप मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 होता है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22 होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24 होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक होता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 30 होता है। आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबको फुलफिल करते हुए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट या पब्लिक एंटिटी होगी उसको स्टेट बोलेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी है पब्लिक अथॉरिटी को भी बोलेंगे, और तीसरा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी बोलेंगे, भले ही वो मिनिमल गवर्नमेंट फंडेड हो। एट द एंड है हर चीज़ तो गवर्नमेंट फंडेड होती है, तो जो स्टेट होती है वो गवर्नमेंट फंडेड होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ले लो, राज्यसभा ले लो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ले लो, आपका खुद की यूनिवर्सिटी ले लो, तो वो एक स्टेट है। समझ गए अच्छे से? तो स्टेट का डेफिनेशन ये है, बहुत अच्छे से इसको जान लेना। ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2019 की 2021 में पूछा था। ठीक है, चलो अब स्टेट को बहुत अच्छे से और आर्टिकल को 13 को, जैसे आर्टिकल 13 को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है और लॉ क्या होता है। आर्टिकल 13 में जो चीज़ें ऐड हुई जा रही थी वो थे लॉ, और जो अदर एक्टिविटी से जो हो रही थी, जो अमेंडमेंट की जा रही थी, जैसे 106 हो गया, आज के टाइम पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वुमेन्स को, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पे है। मतलब एट द एंड वो एक ना एक दिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन सकती है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हो सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी का कमीशन बना। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन से आर्टिकल से बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला बात करते हैं हम राइट टू इक्वालिटी का, जो आर्टिकल 14 और 18 के बीच से है पूरा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में भी दो होती है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे अदर लॉ होंगे, मगर एज ए ऑर्गेनिक लॉ कोई नहीं होगा। ऑर्गेनिक मतलब जिससे ही सब पूरा कानून बन के लिखना है। तो एज ए उधर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मगर बाकी सब लॉ से उसको इंश्योर करते होंगे। तो ऐसी कौन सी कंट्री? ऑब्वियसली ब्रिटेन है, हमारे यहाँ पे राज भी किया और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें भी देखे गए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ वो इंश्योर की है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक को समान हक दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, सबको एक समान हक दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर तो सज़ा होगी ही होगी। ये लाया गया था अमेरिका से। अब ये तब होगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल होगा। तो अमेरिका में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल था, जिसके वजह से ये इंश्योर कर पाए। अब ये सब तो हो ही रहा है। अब ये सब के एक्सेप्शनल क्या होते हैं कि मतलब कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा? तो जैसे पार्लियामेंट के ऊपर नहीं होगा। पार्लियामेंट एक स्पेशल प्राइविलेज मिलता है, जो मेंबर्स बैठे रहते हैं किसमें? सिविल केस में, क्रिमिनल केस में नहीं, सिविल केस में उनको एक प्राइविलेज मिला रहता है। प्रेसिडेंट को मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है और गवर्नर को मिलता है। ये कुछ ऐसे है एक्सेप्शनल है जो बाहर रखे गए हैं। ठीक है, दूसरा है डाइसी, एवी डाइसी, रूल ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट। तो रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, और था प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये इंडिया में नहीं है, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ और अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, ये इंडिया में स्टिल है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स जो है ये होता क्या है? अब इसके बारे में बताइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल जैसे बता दिया मैंने आपको कि भाई अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सॉरी पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स बैठते हैं उनको जो सिविल राइट्स के लिए जो थ्रू पे मिलते हैं प्राइविलेज, वो है। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को अरेस्ट करना है एज ए सिविल केस में, तो कितने दिन पहले कर सकते हैं और कितने दिन बाद कर सकते हैं? क्या पहले और बाद में किए हुए का डेट अलग अलग है, सेम है? आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पे। ठीक है, अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन से बेस पे नहीं होना चाहिए? रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, याद रहेगा कौन सा पहले होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मेरे साथ फिर से रिपीट करिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 चीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब ये कौन कर सकता है, कौन करता है ये, और कौन किसको नहीं करना चाहिए, तो बोथ है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता और स्टेट भी नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 जो सब क्लॉज 3 और 4 है, ये क्या थे, ये एक फाउंडेशन ब्रिक्स थे रिजर्वेशन सिस्टम के। ठीक है, इसके थ्रू पे रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। फॉर एग्जांपल कह रहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है, या रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी में आर्टिकल 15 सी है, मतलब 15 सब क्लॉज सी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, जिसमें बोला गया कि 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी ओबीसीज वालों को, किसमें, इंस्टीट्यूशन में भी और जॉब्स में भी। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल, मतलब रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 15D। कौन से अमेंडमेंट से आया, 103rd अमेंडमेंट से आया, 2019 में आया। 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। अब आप मुझे ये सबसे पहले बताइए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नॉलेज जो ऐसे रिजर्वेशन 10% है, ये सबसे पहले किस प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आगे तो बताऊंगा, मगर आप बताइए, अभी बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। जो आर्टिकल 16 है, ये आपको एक इंश्योर करवाएगा कि कैसे कैसे एक बैकवर्ड कमीशन और कोई भी एक राइट टू इक्वलिटी कैसे इंश्योर होते हुए जा रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन बना, काका कालेकर कमेटी बनी थी, जिसने इसमें बहुत सारे सजेशन दिए। 1971 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, उसमें से उसने काका कालेकर में से उसने अडॉप्ट किया और अपने डाला, जिसको बीपी मंडल बोलते चेयरमैन कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ सजेशन दिए, जैसे कि 52% रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ उनको दो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, ना कि रिलीजन बेस पे। ठीक है, तो इससे शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया, मगर ओबीसी को रख दिया। समझ रहे हो, तो ओबीसी और एसटी को रखा, मगर शेड्यूल कास्ट को हटा दिया था। फिर आया 1990s में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और उसने इम्प्लीमेंट किया, तो 27% जो है गवर्नमेंट जॉब्स में उन्होंने ओबीसी वालों को कोटा दिया। ठीक है, फिर आई नरसिम्हन गवर्नमेंट, नरसिम्हा आई 1991 में। तो नरसिम्हा राव ने बोला 27% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा वो जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि भैया वो बहुत अमीर है तो भी अपना रिजर्वेशन ले रहा है, उसको रिजर्वेशन ना मिले, उनको मिले जो गरीब है और तो भी वो आगे ना बढ़ पा रहे। ठीक है, फिर दूसरा इसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि 10% इन जॉब फॉर पुअरर सेक्शन अमंग द हायर सोसाइटी में, हायर कास्ट जो भी होगा, एक ब्राह्मण को भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एक ठाकुर को भी मिलना चाहिए। ये था आपका ईडब्ल्यूएस, जो नरसिम्हन गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। ओवर टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया 10% रिजर्वेशन को, और बोला कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे। देखिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को पॉइंट आउट करते हुए बोला कि मोर देन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो वॉच करे कि किसको रिजर्वेशन मिल रहा है और किसको ना मिले। इसके क्लासिक एग्जांपल आपके और मेरे आजू बाजू दिखते रहते हैं, किनको किनको रिजर्वेशन की वजह से बेनिफिट हो रहा है और उनको उनकी जॉब लग जा रही है ना। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे बहुत बड़े IAS ऑफिसर भी है अपने यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे लिस्ट भी है, आप उनको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवर टाइम के बाद जब बोला इन्होंने कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बननी चाहिए, तो NCBC बना था 1993 में, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, ये हम आपको तीसरे से चौथे लेक्चर में आपको अच्छे से बता भी देंगे। ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को मिलता रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आर्टिकल 17 के ऊपर, 1717। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है।
कि अनटचेबिलिटी क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्यों होना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी एक्ट आया था 1955 में, जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और उसका नाम चेंज करके रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। इससे इंश्योर किया गया कि कोई भी रेस, कास्ट और रिलीजन के बेस पे किसी को डिफ्रेंशिएट ना करे, स्पेशली रेस और कास्ट पे, ठीक है। तो जो अनटचेबिलिटी होती है वो किसके अगेंस्ट हो सकती है, एक प्राइवेट के ऊपर भी हो सकती है और एक पब्लिक के ऊपर भी हो सकती है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर आपने किसी को रिलीजन और रेस और कास्ट के हिसाब से उसको बोला है तो आपके ऊपर भी सज़ा होगी। अगर कोई एक स्टेट, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने किसी एक बंदे को कुछ बोल दिया है तो उसके ऊपर भी होगा, समझ गए ना। तो ये किसके लिए है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी रहता है अगेंस्ट में, और स्टेट के अगेंस्ट में भी रहता है, ठीक है। आर्टिकल 18 है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है ही है, और इसके साथ जो आपको उपाधि मिलती है, पद्म विभूषण, ये सब उपाधि आप रख सकते हो, क्योंकि एज अ अवार्ड है, ग्रीड के थ्रू पे दिया जा रहा है। लेकिन जो भी प्रोहिबिट्स किया गया है हेरार्की बेस पे, हेरिडिटरी बेस पे, कि आपके पापा राजा थे, आपके बेटे भी राजा बनेंगे, ये भी राजा बनेंगे, तो ऐसा ना हो कि भाई जमींदार आशीष शुक्ला जा रहा है, जमींदार रमेश जा रहा है, ऐसा ना हो। सिर्फ रमेश हो, जमींदार ना हो। राजा आशीष जा रहा नहीं होना चाहिए, शिव आशीष जा रहा है। राजा राम जा रहा है नहीं होना चाहिए, राम जा रहा है, ठीक है। इसी पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 18 को अच्छे से ऐड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 19 और 22 पे, कि जो बीच के पूरे आर्टिकल है, तो इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 और 22, ठीक है। तो आर्टिकल जो 19 है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, असेंबली, पीस एंड विदाउट आर्म्स के थ्रू पे जो भी आप बनाओगे वो ठीक रहेगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज देगा आपको पावर। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको तो बोलने का हक मिल जाना चाहिए। अगर बोलने का हक मिल गया तो अब आप उसके थ्रू पे अपनी असेंबली बना लोगे, ग्रुप ऑफ पीपल बनेंगे। उस ग्रुप ऑफ पीपल से आपने एक एसोसिएशन खोला, कोई यूनियन खोला या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपने बोला कि अब हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट टेरिटरी। फिर हम लोग जाके वहाँ पे अपने लिए घर ले लेंगे, अपनी कोई एक ऑफिस खोल देंगे। ये सब हो जाएगा तो आप एक प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ऐसे इंडिविजुअल तौर पे मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया भी नहीं, जो राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से 18 तक जो इंश्योर की गई है, ठीक है। अब आपको मैं एक फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सॉरी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको इसे याद करना है। पहले इक्वलिटी इंश्योर होगी। इक्वलिटी अगर आपको इंश्योर होगी तो फ्रीडम आपको मिल रहा है। फ्रीडम मिल गया तो बहुत सारी जगह पे एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअल राइट्स अगर अच्छे से स्टेट ने इंटरफेरेंस करके नहीं रोका तो कुछ लोग उसको फ़ायदा उठा जाएंगे, भैया ये तो गरीब है, इसको तो मैं अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लूँगा, समझ गए। तो ऐसे और भी अलग थे, रिलीजन के बेस पे भी, कास्ट के बेस पे भी और सेक्स के बेस पे भी इसको ऐसे नौकरी पे रख लेते हैं। उसके बाद आ गया रिलीजन, तो रिलीजन में सबको बराबर का हक होना चाहिए, वरना फिर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स मिलेंगे, भाई हर रिलीजन का एक एक पढ़ाई भी होगी, हर एक की एक अलग अलग तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। और लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपको ये सब कुछ मिल गया, आपको पढ़ने के लिए भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, रहने के लिए भी मिल गया। तो रेमेडीज़ आपको बताएगी कि अगर आप अननेसेसरी कोई चीज़ में पकड़े गए हो या कोई चीज़ आपकी गलती नहीं थी तो भी हो रही है, तो राइट टू रेमेडीज़ आपको एक रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी, समझे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला इसको, आर्टिकल 32 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना आपको कैसा लेक्चर लगा और हमें और भी क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर से ही हमारी तरफ से और भी कोई अच्छे से इनिशिएटिव स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल्दो हमारे टेलीग्राम और हमारे एक्स पे हम अच्छे से अपनी एक एक एक्टिविटी को नोटिस करवा रहे हैं, जिससे आपको भी एक अपने व्यू पॉइंट्स को भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 और 22, जैसे कि मैं बताया, स्पीच मिलेगा, बोलने का हक मिल गया तो असेंबली बना सकते हो, असेंबली बना सकते हो तो एसोसिएशन बना सकते हो,
कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो जिसके थ्रू पे इकोनॉमिक बूस्ट कर सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी, कहीं पे भी अपने इंडिया के टेरिटरी में घूम सकते हो। पहले रिस्ट्रिक्शन था, अब नहीं, अब आर्टिकल 370 का आपको पता ही है। रिसाइड सेटल एनी पार्ट, कहीं पे भी जाके अपना रूम ले सकते हो, रह सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और अपना प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो। और था एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। कौन सा अमेंडमेंट से हटाया ये भी आप मुझे बताइए, नहीं पता तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में, क्या कौन से आर्टिकल में ऐड किया? आर्टिकल 300A में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो कीवर्ड है ना, ये याद रखना। आजकल टेस्ट सीरीज में ऐसी सब चीज़ें पूछते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो। आपको राइट टू फ्रीडम मिल रही है, अकेले के लिए मिल रही है, आपने ग्रुप में मिला के मिल रही है आपको। अब आपको ऐसी फ्रीडम ना मिल जाएगी आप दूसरों का नुकसान कर दें। गाना बजा सकते हो अपने रूम में, मतलब आवाज़ करके बजा सकते हो, इतना भी आवाज़ मत कर दो कि बाजू वालों को तकलीफ हो जाए। समझ गए? अब चलते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 जो है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होना चाहिए, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अब आपको सज़ा मिल रही 2017 में कि आपको उस सज़ा के लिए आपको 7 साल की जेल होगी। आपने कोई ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, आप क्या की है तुम ही जानो भैया, मैं क्यों बताऊँ। 7 साल के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी की है, 7 साल की जेल होगी आपको। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला कि नहीं भाई हम अमेंडमेंट कर देंगे वो एक्ट जिससे आपको सज़ा मिली थी, हम उसको 1967 में अमेंडमेंट करके आपको 7 साल नहीं, अब आपको फांसी की सज़ा सुना देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है, समझ गए ना? अच्छे से समझना ही पड़ेगा। नो डबल जियोपार्टरी होनी चाहिए, कोई भी एक सज़ा के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल जानी चाहिए। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन होना चाहिए। अब नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या होती है इसका कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया था? जापान से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। ठीक है, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब समझिए, कोई भी प्रोसीजर जो होगा एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस लॉ के पहले भी जो प्रोसेस पूरा रहेगा अमेरिका उसको कॉन्सेप्ट को बताता है। 1978 में केस हुआ था एक मेनका गांधी केस, वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सबसे पहला इनिशिएट किया गया था। मेनका गांधी का जो केस था वो था पासपोर्ट को लेके कि वो उनको फ़ॉरेन जाना था, उनको फ़ॉरेन जाने नहीं मिला, रोक दिया गया। तो उन्होंने केस किया कि भाई राइट टू लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है, राइट टू इक्वलिटी जैसी कोई चीज़ होती है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, स्टे, टेरिटरी, ट्रैवलिंग में सब कुछ कर सकते हो, तो भी मुझे रोक दिया गया। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे कोई चीज़ होती है इसके बारे में बताया गया था सबसे पहला मेनका गांधी केस में, जो हुआ था 1978 में। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जब ओके तो। इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछना, बड़ा मज़ा आएगा। चलो आगे, बाकायदी नहीं। आर्टिकल 21A ये क्या है? सुना हुआ तो लग रहा है ना। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, पढ़ने का हक मिलेगा। साला पढ़ो ना पढ़ो मगर राइट टू एजुकेशन ज़रूर मिलेगा। बच्चे से भी पूछ लो भाई वो पढ़ना भी चाहता है कि नहीं। किसी में जोक था ना ये। चलो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इंट्रोड्यूस हुआ ये, और फिर इसके ही थ्रू पे आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। अब आपको मुझे ये बताना है जो इसमें राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, 3 जगह पे आ गया था। आर्टिकल 45 हो गया था, आर्टिकल 51A हो गया था और आर्टिकल 21A हो गया था। ये तीनों में जो राइट टू एजुकेशन को इंश्योर किया गया, ये इसके अंदर तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है ये मुझे आप बताइए। बहुत बारीक सा डिफरेंस है। किस में एजुकेशन को फ्री रखा गया, किस में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है कि उसके ऊपर ध्यान दे, और किस में बोला है कि इतने साल तक इसको अच्छे से न्यूट्रिशन और एक्टिविटी मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, अब आप ढूंढ के मुझे बताइएगा।
आर्टिकल 22, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है पिनिटिव डिटेंशन, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है जो विदाउट ट्रायल चले, सो ठीक है, कि आपने किसी को पकड़ लिया विदाउट ट्रायल और विदाउट सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के। पिनिटिव डिटेंशन ऑफिशियल ट्रायल होता है, सब कुछ सज़ा सुनाई देती है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ भाई अब तो तुम रख ही लो, क्योंकि ये ना तो दंगा क्रिएट हो जाएगा, तो तुम रख लो, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन होता है पिनिटिव और ये अपना पिनिटिव का और प्रिवेंटिव का, ये कौन डिसाइड कर सकता है? तो अब इसके अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, तो कौन ला सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। डिटेंशन किसी का कितने महीने तक हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 3 मंथ। अगर 3 मंथ से आगे बढ़ाना है तो कोई एक स्पेशल बोर्ड बैठेगी जिसमें उसको वो रिकमेंडेशन देगी, तो वो आगे चलेगा। स्पेशल बोर्ड में कौन होगा? कौन हो सकता है? एक तो लॉ मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो अगर एडवाइस देते हैं कि भाई इसका डिटेंशन और आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं कि पार्लियामेंट, जैसे बोला कि आपको पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन कर देगा कि कौन से लॉ होगा, नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। अब जो देखो विदाउट ट्रायल जो चल रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, स्टेट एंड पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। किसके ऊपर? प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। अब प्यूनिटिव डिटेंशन के ऊपर इसलिए नहीं बना सकती है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हक में आ जाता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक जैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और बोलती है भाई मैं तो सज़ा सुना रही हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है आके बार बार चेंज करने की, समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आर्टिकल 23, ठीक है। अब आर्टिकल 23 क्या बोलता है आपको? कि आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। किस में ना एक्सप्लॉइटेशन? मतलब फोर्स्ड लेबर ना ले लिया जाए आपसे, कोई बॉडी को ट्रांसफर मतलब एज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, ये सब एक्टिविटी ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या कोई एज बोला है क्या? नहीं, कोई एज को नहीं बोला है। आर्टिकल 24 में बोला, हाँ बोला है कि 14 साल के नीचे वाले बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन क्या इधर ऐसा कोई एज का बात नहीं, कोई एज का नहीं। ये आप याद रखना, ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो जब कभी पूछ रहे जाते तो हम हमेशा भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 23 में कोई भी एज नहीं बोला। आर्टिकल 24 में एज बोला 14 साल के नीचे हो तो प्रोहिबिट्स रहेगा आपको एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, किधर नहीं आप नौकरी कर सकते, तो कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग पे कुछ एक्ट्स आए थे आर्टिकल 24 के थ्रू पे। तो सबसे पहला था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। दूसरा था चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। ये कहाँ से आएगा भैया? इसके थ्रू पे ये इंश्योर किया जाएगा कि एक चाइल्ड अच्छे से पढ़े, मतलब उसको फ्री एजुकेशन मिले, फ्री न्यूट्रिशन मिले, और उसकी एक कल्चरल एक्टिविटी या तो कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू पे? चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, वेलफेयर फंड पे। कौन इसको हैंडल करेगा? बोला तो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हैंडल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28। चलिए ये सबसे ट्रिकी है, यार यहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 23 में क्या मिनिमल एज रखी है किसी को फोर्स्ड लेबर बनाने की, या उससे कम हो गया तो फिर क्या है, वैसे करके इसमें पूछ लेगा। और हम लोग चकराते भाई एज भी बोला था, तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया ढूंढने लग जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कौन से ऐसे एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें एज नहीं मेंशन किया है, और वो बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं, बताना। चलिए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस देता है एंड फ्रीडम टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजियन को। अपना भाई अपने सोच के हिसाब से देखो, तुम्हें जो सा रिलीजन अच्छा लगता है अपने रिलीजन को बढ़ाओ, प्रैक्टिस भी करो, सब कुछ है, लेकिन फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट मत करो। अगर फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो तो रिस्ट्रिक्शन है, उस पर आपको सजा भी मिल सकती है। आर्टिकल 26 में स्टैब्लिशमेंट होता है और मेंटेनेंस होता है, किसका है ना, किसका? इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, कोई रिलीजन ट्रस्ट का हो सकता है, कोई टेम्पल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैनेज इट्स ओन अफेयर्स कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन अपने खुद से मैनेज कर सकता है,
कोई भी जगह को एक्वायर करना होगा, कुछ होगा, रिलीजन की कोई एक्टिविटी होगी, जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, क्या कर रहा है आजकल? ठीक है यार, पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के सोचेंगे तो वो भी कभी ना कभी अच्छा काम करता था। एडमिनिस्टर सच है, प्रॉपर्टीज जितने भी, प्रायोरिटीज जितनी भी रहेगी उसको इंश्योर करेगा। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स नॉट अ फी। कोई भी रिलीजियन एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर फ़ी लगेगी। ठीक है, टैक्स और फ़ी में फ़र्क है। टैक्स जो होता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। फीस जो होती है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं मंदिर में आके कुछ लोगों से साफ़ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर फ़ीस लगेगी कि भाई ये कुछ फ़ीस है जिसके थ्रू पे आपको ये एक्टिविटी करने मिल रही है। तो उसके लिए एक अलग से फंड बना सकती है या ट्रस्ट अपने पास पैसा रख सकती है। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 देख लीजिए भाई कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड कब हो सकता है? आर्टिकल 359 पे। तो बताओ 359 क्या है? नेशनल इमरजेंसी की प्रेसिडेंट रूल है। चलिए, अब एक एक्ट आया था 1773 में, एक्ट आया था जिधर इसकी बात की थी। अब बताओ 1773 का एक्ट क्या था? क्या वो रेगुलेशन एक्ट था? अब वहाँ पे किस में बात की थी? सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी, कौन से एक्ट में हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी? आप इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा, वरना हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम ऑलरेडी बताएंगे इसको अच्छे से। तो वहाँ पे बात हुई थी हैबियस कॉर्पस की। बड़ी अच्छी एक पिक्चर है, जय हो करके देखना भाई, मस्त पिक्चर है। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। आपको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिमांड करेगी कि आप एज ए सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो जाओ। किसके अगेंस्ट हो सकता है ये? बोथ प्राइवेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल पे, और पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है। उसके बाद आता है मैंडेमस, वी कमांड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, एनी पब्लिक बॉडी है। ठीक है, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं होता, सिर्फ पब्लिक बॉडीज़ पे होगा। फॉर एग्जांपल, कोई सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को बोलेगी, ट्राइब्यूनल्स को बोलेगी एंड गवर्नमेंट्स को बोलेगी। तो हैबियस कॉर्पस जो किसके अगेंस्ट हो सकता है? बोथ प्राइवेट और पब्लिक के अगेंस्ट में। मैंडेमस, वी कमांड पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट हो सकता है। कौन करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को बोलेगी, ट्रिब्यूनल्स को बोल सकती है और गवर्नमेंट को बोल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। कोई भी एक बड़ी कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकती है। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कॉजेज जुडिशियल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, कोई प्राइवेट कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सर्टियोरारी, टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को बोल सकती है। अगेंस्ट जुडिशियल के, कॉजेज जुडिशियल के, इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये कब आया? 1991 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। पहले दो ही था, जुडिशियली एंड कॉजेज जुडिशियली था। इसके बाद इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, IAS, IPS, DM, उनके अगेंस्ट भी। फिर क्यों वारंट? तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, बाय कोर्ट टू रिक्वायर इनटू अ लीगलिटी ऑफ क्लेम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो है आर्टिकल 33 से 35 के बीच में। तो आर्टिकल जो 33 है, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट बाय लॉ। ठीक है, तो पार्लियामेंट अपनी तरफ से लॉ बना सकती है और बहुत सारी एक्टिविटी को हैंडल कर सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आर्म्स लॉ हो गया, आर्म्स फोर्सेस के लिए कोई लॉ ला देगी, पार्लियामेंट्री फोर्स बनाएगी, कोई नई पार्लियामेंट्री फोर्स बनाएगी या उसको ख़त्म कर देगी। अब कौन से फोर्स की ख़त्म करने की बात अभी चल रही थी न्यूज़ में, कमेंट करके मुझे बताइए। पुलिस फोर्स को बताएगी। फिर आर्टिकल 34 से मार्शल लॉ, फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है बताता हूँ। आर्टिकल 35
ओनली पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक अ लॉ। किस में? आर्टिकल 16 में, 32 में, 33 में, 34 में, 17 में, 23 में और स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में कब बना सकता है? प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे? ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और उसका आर्टिकल क्या है, बहुत ज़रूरी है। जो सीनियर्स होंगे वो बताए, जो सीनियर्स नहीं है भैया वो वेट करें। जैसे जैसे लेक्चर इवॉल्व होगा वैसे वैसे उनका कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होगा। कुछ इसके अंदर एक्सेप्शनल है। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31B 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। आर्टिकल 31C ये आर्टिकल 39B को और C को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 14 और 19 को। तो ये है DPSP और ये है फंडामेंटल राइट्स। तो ये दोनों को बैलेंस करके बनाया जाएगा, ठीक है ना। फिर राइट टू वोट। राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन पूछा है PYQ में, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? बिकॉज एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 326 में, पार्ट 15 में। कब और कहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 62 में भी अच्छे से बताया गया, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से जो पहले एज थी 21 वोटिंग देने की, वो 18 कर दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया ना, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब मुझे आप ये बताएं उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो इन्फ्लुएंस हुआ था स्टेट ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसको बोलते हैं नेपोलियन कोड, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, हंसी भले ही आती होगी, मैं नेपोलियन कोड बोलता है इसे। इसके अंदर की कंपोनेंट क्या आता है? ह्यूमन राइट्स मिलेगा, इक्वलिटी इंश्योर की जाएगी, राइट ऑफ इंडिविजुअल मिलेगा, राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सबको इंश्योर किया जाएगा। किस में? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। अब बात आती है कि आउटसाइड क्या है, मतलब इसके अलावा भी और क्या कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया। तो आर्टिकल 265 में बोला गया टैक्स कलेक्शन। कौन टैक्स कलेक्ट कर सकता है? वही जो सिर्फ कोई अथॉरिटी बाय लॉ स्टैब्लिश्ड हुई है। जैसे आपके आजू बाजू आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करते होगे, या तो वेल्थ टैक्स पे करते होगे, तो आप जाके या तो BMC में, म्यूनसिपालिटी में, या तो पंचायत में पे करते होगे, है ना। वैसे आर्टिकल 300A है राइट टू प्रॉपर्टी। अब मुझे आप ये बताएं कौन से अमेंडमेंट्स इसको आर्टिकल 300A में किया गया, ठीक है। आर्टिकल 301 ट्रेड, कॉमर्स एंड बताइए भाई। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट। अब राइट टू वोट 21 से 18 कौन सा अमेंडमेंट्स हुआ, इसका कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हमारा जो पहला लेक्चर था ये प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स पे मेनली आपको बताया गया। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए ये इसको हम करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करते हुए अपने हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम को फॉलो करते रहना। 50 लोगों को हमारी तरफ से सेलेक्ट किया जा रहा है, जिनको हम पर्सनली गाइड करेंगे फॉर प्री और मेंस के लिए। उनकी कॉपी फ्री में एवेल्युएट करेंगे, फ्री में उनको रिव्यू भी देंगे, मगर सिर्फ 50 लोग के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।